नमस्कार बच्चों। सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा 12वीं क्लास का टॉपिक चल रहा था हिमांक में अवनमन। उसकी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, और क्वेश्चंस क्या हैं हिमांक में अवनमन की। देखिए, क्वेश्चंस क्या हैं, सुनिए आप। देखिए, उदाहरण है आपके 2.9। उदाहरण क्या है आपके 2.9। उदाहरण है आपके 2.9 और ये पेज नंबर है आपके 51। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, उसका फॉर्मूला लिख दिया इसने C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। कितने ग्राम में? 600 ग्राम जल में। इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकोल क्या है? विलेय। इसका मतलब विलेय की मात्रा दे रखी है हमको, कितनी? WA कितना है आपका? 45 ग्राम। ये लो, 600 ग्राम जल में मिलाया, इसका मतलब WB दे दिया हमको। क्या दे दिया बच्चों? WB। और WB कितना है? 600 ग्राम। WB कितना है आपका? 600 ग्राम। 600 और आगे क्या होगा आपके? ग्राम। 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक अवनमन, यानी विलयन का हिमांक अवनमन पूछ रहा है हमसे, डेल्टा TF। विलयन के हिमांक में अवनमन डेल्टा TF हमसे कैलकुलेट करवा रहा है। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट तो ये है आपका ये। और सेकंड क्वेश्चन क्या है सुनिए, ये सेकंड उधर लिख देता हूं। हाँ जी, सेकंड यहां लिख देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? हिमांक की गणना, विलयन का हिमांक। एक तो हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन का मतलब तो डेल्टा TF, और एक विलयन का हिमांक मीन्स TF। ये TF हमसे निकलवा रहा है। अब देखिए सुनिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, सुनना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, सॉल्यूशन इसका सिंपल है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं। डेल्टा TF बराबर क्या होगा? KF इंटू M। M का मतलब, इसको खोल के लिख लो आप, WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन क्या होगा आपके? WB। और WB किस में होगा आपके? ग्राम में। किस में होगा बच्चों? ग्राम में। अब देखिए आप सुनिए, इसने देखो हमको KF नहीं लिखा। इसने KF लिखा है क्या? KF नहीं लिखा, तो इसलिए मैंने कहा था आपको KB और KF ज्यादा नहीं तो कम से कम जल के लिए और बेंजीन के लिए तो याद ही रख लो आप। जैसे जल के लिए तो क्या था, KB का मान 0.52, बेंजीन के लिए 2.53, और इसमें जल के लिए क्या था? 1.86, और बेंजीन के लिए क्या था? 5.12। मात्रक दोनों के सेम ही, KB और KF के, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसका मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ, KF क्या है। वैसे तो आपको एग्जाम में लिख के दे, पर मान लो नहीं लिखी, जल के लिए तो कम से कम एटलीस्ट याद होना ही चाहिए आपको, बेंजीन भी नहीं तो ये कितना है आपके? 1.86 केल्विन किलोग्राम, और आगे क्या है बच्चों? मोल इनवर्स। रखो वैल्यू, देख लो। KF कितना है? 1.86 इंटू WA कितना है? देखो WA 45 ग्राम है आपकी। कितना है? 45। MA, इसका फॉर्मूला लिख रखा है हमको C2H6O2, उससे कैलकुलेट करते हैं। पहले भी आ चुका है एथिलीन ग्लाइकोल का क्वेश्चन, तो ये आता है 62। कितना आएगा बच्चों? 62। कितना आएगा? 62। ये लो, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? ये किसमें है आपके? ग्राम में। क्या? विलायक का द्रव्यमान। तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या आ गया आपके? 600। ये डेल्टा TF चल रहा है आपका। क्या चल रहा है? डेल्टा TF। देखो, जीरो से तो जीरो, चलो दूसरा पेन ले लेता हूं एक बार, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। ये लो, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, कट गया। अब देखो, इससे काट लो, 3 से काट लो इसको। 3 से काटोगे 2 बार, और 3 से इसको काटोगे आप 15 बार। 15 तिया 45, और 2 से देखो इसको काट दो आप। 2 से इसको काटोगे आप तो कितना हो गया आपकी? 5 बार। और देखो,
अगर मैं यहां से दशमलव को हटा दूं तो देखो नीचे क्या लिखूंगा मैं 100, नीचे क्या लिखूंगा मैं 100। तो देखो ये दशमलव जैसे ही हटा यहां से, ये देखो इससे 3 बार कट गया, ये कितने बार, 3 बार। और अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, देखो 3 पंजे 15 और 15 गुना 15, अरे 15 का स्क्वायर करते हैं 225 और 225 में 100 का भाग लग रहा है, तो आपका आंसर कितना आ गया 2.25। और किस में आएगा, अरे ताप का अंतर है, तो ताप में से ताप घटाएंगे ताप ही तो आएगा, और ताप तो किस में आएगा, केल्विन में चल रहा है देखो ये। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपके डेल्टा टीएफ, कितना हो जाएगा 2.25 केल्विन, 2.25 केल्विन। अब देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे सुनो, सिंपल है देखना। हाँ जी देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में किसने हमसे क्या पूछा, टीएफ पूछा है, विलियन का हिमांक। और देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीएफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। क्या होता है बच्चों, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो इसका मतलब टीएफ मुझे निकालना है, तो इसको इधर भेज दूं। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया आपका, टीएफ बराबर क्या है, टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। ये लीजिए रखिए वैल्यू, आप कैसे रखेंगे सुनिए। टीएफ नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक। और अपन ने पढ़ रखा है क्या, शुद्ध विलायक क्या होता है, अरे शुद्ध विलायक मतलब यहाँ जल दे रखा है ना, तो शुद्ध विलायक जल जो है जल, अरे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मैंने ऐसा नोट डाल के लिखवा रखा है आपको। और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, 273.15 केल्विन। इस बात को आपको लिखेगा नहीं वो, ध्यान रखें। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ 2.25, कितना 2.25। देखो इसको सॉल्व करो, 271 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपके, सॉरी 273 में से 2 गया 271, और 271 में से देखो 15 घटा दो 270.90। और किस में आ जाएगा, ये केल्विन में आ जाएगा आपको, किस में आ जाएगा, केल्विन में। घटाना तो आपको आना चाहिए, ठीक है, घटाना तो आपको आना ही चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 2.9। कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चों, 2.9। हाँ जी देखिए, हाँ अब बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए अब सुनिए, एक क्वेश्चन और देखिए अब अगला, अगला है आपका 2.10। और ये क्वेश्चन क्या है सुनिए, 2.10। और ये है आपका वही पेज नंबर आपके 51। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, यानी वैद्युत अनपघट्ट है उसके 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला, इसका मतलब बेंजीन क्या है, विलायक, और वैद्युत अनपघट्ट क्या है, विलेय। इसका मतलब विलेय की मात्रा डब्ल्यू ए कितना हो गया, 1 ग्राम, कितना 1 ग्राम। 50 ग्राम बेंजीन में घोला, इसका मतलब डब्ल्यू बी कितना हो गया आपका 50 ग्राम। आगे देखिए इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है, यानी हिमांक में अवनमन दे रखा हमको, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ कितना है 0.40 केल्विन। कितना बच्चों 0.40 केल्विन। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक देखो केएफ लिख दिया इसने, हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना है 5.12 केल्विन किलोग्राम, और आगे मोल इनवर्स है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान मींस Ma। ये सिंपल है क्वेश्चन, कैसे देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, अभी तो लिखा है अपन ने, उसी फॉर्मूले से कर देंगे अपन, अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे सुनिए आप, ये सॉल्यूशन ये लीजिए, हाँ जी सॉल्यूशन देखिए आप, डेल्टा टीएफ बराबर क्या है आपके पास के एफ इंटू एम, वही एम को खोल के लिख लो आप, क्या हो जाएगा आपके डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन क्या होगा डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किसमें आपके ग्राम में रख दो।
डेल्टा टीएफ दे रखा है आपको 0.40 बराबर केएफ कितना है आपके पास 5.12 इनटू डब्ल्यू ए कितना है 1 और एम ए तो ज्ञात ही करना, देखो हमको एम ए तो हमको ज्ञात करना ही है। और इधर देखिए अब 1000 से ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्यों डब्ल्यू भी किसमें ग्राम में, और ये कितना है 50 ग्राम, कितना ग्राम है बच्चों 50 ग्राम। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है आपका। कैसे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे सुनना आप, हाँ जी सॉल्व कैसे करेंगे देखिए सुनिए। तो दशमलव देखो ये ऊपर वाले इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर वाले इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर इधर, इसका मतलब इधर वालों से इधर वालों को काट सकते हैं। इसका मतलब देखो दशमलव से दशमलव हट गया, कैसे दशमलव के बाद 2 अंक, इधर भी 2 अंक, क्यों इधर वाले गुणा हो रहे हैं, अरे इसके नीचे 1 चल रहा है ऐसे ही, ठीक है ना, इधर वाले गुणा इधर वाले गुणा ऐसे, ये लो। अब क्या बच रहा है, अब तो काटना पीटना है, 50 से काट दो, देखो चाहो 0 से 0 काट दो और 5 से फिर 100 को काट दो, कितने बार 20 बार, और आपको 50 का पहाड़ आता है तो आप 20 बार काट दो सीधे, ठीक है ना। आगे देखिए 20 से देखो ये इधर वाले यूं हो रहे हैं और इधर वाला यूं गुणा हो रहा है, देखो 20 से इसको काटोगे आप तो 2 बार कट जाएगा, और 2 से इसको काटोगे आप तो ये कितने बार 256 बार कट जाएगा, कितने बार 256 दूनी 512। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास एम ए कितना आ गया, आपकी कैलकुलेशन ऐसे होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग अच्छी वाली, तो एम ए कितना आ गया आपके पास 256 ग्राम और आगे मोल इनवर्स, ये सिंपल सवाल। तो इस तरीके से हमने हिमांक अवनमन को कंप्लीट कर लिया बच्चों ने, इसको हिमांक अवनमन को। अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक परासरण। कौन सा परासरण, कौन सा पढ़ते हैं परासरण। अब पढ़ते हैं हम परासरण, देखिए सुनिए नया टॉपिक परासरण। वैसे तो चौथा अनुसंख्या गुणधर्म है हमारा कौन सा परासरण दाब, पर उससे पहले परासरण का पढ़ना जरूरी है। परासरण दाब से पहले किसको, परासरण को पढ़ना जरूरी है। तो देखिए परासरण को पढ़ना जरूरी है तो इसको हम पढ़ लेते थे, अरे जरूरी है तो पढ़ते हैं फिर इसको। देखिए क्या होगा सुनिए आप, परासरण ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अरे अपने आप होने वाली क्या है प्रोसेस। क्या होता है परासरण के अंदर, देखो मैं सिंपली समझा दूं आपको। ऐसे एक पात्र ले लिया और इस पात्र में क्या किया, अरे एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी आपकी, कौन सी झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब अरे ऐसी झिल्ली जो आधों को पार होने दे, आधों को तो पार होने दे और आधों को पार नहीं होने दे, तो वो झिल्ली क्या कहलाएगी आपकी अर्धपारगम झिल्ली। अब आधों से मतलब क्या है, हम यहाँ तो विलयन पढ़ रहे हैं, अब विलयन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब विलयन में एक तो विलय है दूसरा क्या है विलय, इसका मतलब विलय के अणुओं को तो पार नहीं होने देती है, किसको, विलायक के अणुओं को पार होने देती है, कौन सी, अर्धपारगम झिल्ली। और इसका देखो उदाहरण लेना चाहें आप, प्राकृतिक उदाहरण, तब तो आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है ना, अरे जंतुओं की कोशिका झिल्ली, वो किसका काम करती है आपकी, वो किसका काम करती है, अर्धपारगम झिल्ली का ही काम करती है। वहां एक क्रियाविधि चलती है वैसे तो, उसमें आयनों का जो एक्सचेंज होता है वो ऐसे नहीं होता, उसको चयनात्मक पारगम झिल्ली ऐसे बोलते हैं। चयनात्मक का मतलब चयन कर रही हो किसका, तो किसको आने देना और किसको नहीं आने देना है। तो ऐसे ही ये अर्धपारगम झिल्ली है, विलायक के अणुओं को तो जाने देती है अपने में से और विलय के अणुओं को रोक देती है। तो वो झिल्ली कौन सी है आपकी, अरे कौन सी झिल्ली है बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली। अब प्राकृतिक में मैंने बोल ही दिया, कृत्रिम में कौन सी है, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, किसकी, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली किसका काम करती है आपकी, अर्धपारगम झिल्ली का। तो देखो परासरण क्या है सुनो, एक तरफ मैंने क्या लिया देखो सुनो, अरे इधर तो कैसा है आपके कम सांद्र विलयन, तो कम सांद्र, सांद्र का मतलब गाढ़ा, गाढ़ा का मतलब, अरे कम सांद्र का मतलब भाई विलय कम है, इसका मतलब तनु हो गया, वो ऐसे बोल सकता हूं कम सांद्र को तनु भी बोल सकता हूं मैं। और एक कैसा है आपके पास ज्यादा सांद्र, एक कैसा है ज्यादा सांद्र, अधिक सांद्र। तो देखो यहां होता क्या है सुनो, जो विलायक के अणु होते हैं ना, कौन से, विलायक के अणु, अरे कौन से अणु बच्चों, विलायक के अणु, अरे वो कम सांद्र विलयन से, कौन से विलयन से, कम सांद्र विलयन से ज्यादा सांद्र विलयन की ओर, किससे, अर्धपारगम झिल्ली से क्या करते हैं गमन। अरे कम सांद्र विलयन से ज्यादा सांद्र विलयन की तरफ किससे, अर्धपारगम झिल्ली से क्या करते हैं गमन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, परासरण। अब मैं यूं ही बोल सकता हूं, देखो अपनी अपनी भाषा में अलग अलग, कैसे, कम सांद्र का मतलब तनु, अरे कम सांद्र का मतलब तनु,
और अधिक सांद्र का मतलब सांद्र गाढ़ा। तो इसका मतलब यूं भी तो कह सकते हैं अपन कि तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर किससे अर्धपारगम झिल्ली से क्या करते हैं, गमन। क्या कहलाता है वो, अरे क्या कहलाता है वो, परासरण। क्या कहलाता है, परासरण। आगे जाके हम पढ़ेंगे पाई समानुपाती होता है किसके, पाई को परासरण दाब बोलेंगे, ये समानुपाती होता है किसके, कंसंट्रेशन के। इसका मतलब क्या हुआ कि सी ज्यादा तो पाई भी ज्यादा, इसका मतलब इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब पाई भी ज्यादा, इधर पाई कैसा कम, तो यूं भी कह सकते हैं पर चाहे तो कि कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की तरफ विलायक के अणु गमन करते हैं किससे, अर्धपारगम झिल्ली से। ये प्रोसेस भी क्या है आपका, अरे परासरण है। या यूं भी कह सकते हो आप चाहो तो, देखो कम सांद्र का मतलब क्या हुआ, अरे विलय कम, विलय कम तो विलायक ज्यादा, अरे विलायक ज्यादा। और इधर ज्यादा सांद्र का मतलब क्या हुआ, विलय ज्यादा तो विलायक कम, इसका मतलब इधर विलायक ज्यादा इधर विलायक कम। तो यूं भी कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अपनी अपनी खुद की इस परिभाषा को याद रखें, विलायक के अणुओं का अपनी कम मतलब सॉरी अपनी ज्यादा सांद्रता से, अरे विलायक तनु है ना, सॉरी विलयन तनु, विलयन तनु का मतलब अरे विलायक ज्यादा, तो इधर विलायक ज्यादा उधर विलायक कम। यूं भी कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर किससे, अर्धपारगम झिल्ली से होने वाला गमन भी क्या कहलाएगा आपका, अरे परासरण कहलाएगा। तो अपन तो एक डेफिनेशन लिख देते हैं, कौन सी, कम से ज्यादा वाली। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूं यहां से, सुनिए सुनिए आप क्या लिखेंगे कि परासरण वो प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक चलती है भाई, अरे ऑटोमेटिक चलती है, हमको जरूरत नहीं है उसको कहने की कि भैया तू अर्धपारगम झिल्ली से गमन कर ले मत करे, ये ऑटोमेटिक होता है। तो क्या लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, कौन से, विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से, किससे, कम सांद्र विलयन से, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, अधिक सांद्र विलयन की ओर, अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से, अर्धपारगम झिल्ली से अर्धपारगम झिल्ली से होकर गमन करते हैं, गमन करते हैं, करते हैं, परासरण कहलाती है, परासरण कहलाती है। सुनिए मैं इसको एक डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूं, देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सुनो। चलिए मैं इधर बना देता हूं डायग्राम, देखो हाँ जी, देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, सुनो। हाँ जी सुनिए, ये क्या लगा दी मैंने, आपकी अर्धपारगम झिल्ली, कौन सी झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। ये कौन सी झिल्ली है आपकी, अर्धपारगम झिल्ली। कौन सी है बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली। और देखिए ये क्या लगा हुआ है, पिस्टन। ये क्या लगा हुआ है आपके, पिस्टन। ये क्या लगा हुआ है आपके, पिस्टन। ये लो इधर भी क्या है आपके, पिस्टन। हाँ जी, इसमें देखो आपके ये क्या है, सॉल्यूशन है आपके, ये क्या है आपके, सॉल्यूशन।
ठीक है। और देखिए यहां भी क्या है आपके सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है आपके। ठीक है। अब देखो पहले तो ये ऐसे था, दोनों दोनों का लेवल बराबर था, पर अपन ने क्या किया, परासरण एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया। अब जब अपने आप होने वाली प्रक्रिया है तो मैं देखो इधर तो लिख दूं मैं क्या, अरे इधर तो मैं लिख दूं कम सांद्र विलयन। कौन सा? कम सांद्र विलयन। ये कैसा है आपका? कम सांद्र विलयन। कैसा है बच्चों? कम सांद्र विलयन। और ये कैसा है आपका? अधिक सांद्र विलयन। कैसा है? अधिक सांद्र विलयन। अधिक सांद्र विलयन। अधिक सांद्र विलयन। ये कैसा है आपका? कम सांद्र विलयन। और वो कैसा है आपका? अधिक सांद्र विलयन। अब देखो क्या होगा, सुनिए। अब जब ये प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा तो क्या होगा, देखो इधर से तो विलायक के अणु, अपन ने क्या कहा, विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। अरे ये ऐसे गमन करते हैं, देखो ऐसे, सुनिए ऐसे, ऐसे गमन करेंगे, ऐसे गमन करेंगे। कौन? विलायक के अणु। किधर? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। किससे? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। और ये क्या है? अरे ये है आपके अर्धपारगम झिल्ली, एसपीएम। एसपीएम क्या होती है अभी देख लेंगे इसको, एसपीएम को। और इसकी इंग्लिश लिखना चाहो तो देखो इंग्लिश तो ये है इसकी, अर्धपारगम झिल्ली, एसपीएम, सेमी परमिएबल, परमिएबल। और आगे क्या होगा? मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अरे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसको हिंदी में कहो तो अर्धपारगम झिल्ली। अब सुनिए आप, इससे क्या होगा देखो, इससे ये होगा क्या कि देखो इधर से तो क्या होगा आपके, अरे इधर से तो क्या होगा, ये जो आपका लेवल है ना ये वाला, अरे इधर से तो ये लेवल है आपका, ये क्या होगा? घटेगा। क्यों? विलायक के अणु इधर से इधर जा रहे हैं तो इधर क्या होगा, अरे जो विलयन है उसका लेवल घटेगा तल, और उधर लेवल बढ़ेगा। तो क्या होगा, देखो इधर मैं लेवल को घटा देता हूं, देखो ऐसे, ये लो आपकी ये लेवल घट गया। ठीक है, ये लो इतना लेवल घट गया। तो उधर क्या होगा? लेवल बढ़ेगा। अरे उधर क्या होगा? लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? सुनिए ऐसे, ये लो इधर लेवल बढ़ गया आपके, अरे उधर लेवल बढ़ गया ना। तो परासरण वो प्रोसेस है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से ज्यादा सांद्र विलयन की तरफ क्या करते हैं? अर्धपारगम झिल्ली से गमन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपके? अरे ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपके? परासरण। अब देखो परासरण कहला रहा है। अब एसपीएम क्या होती है इसको देख लेते हैं। एसपीएम क्या है? अर्धपारगम झिल्ली क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए मैं इधर लिखता हूं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली। फिर अपन क्या देखेंगे उसके बाद कि अर्धपारगम झिल्ली देखने के बाद फिर अपन इसके उदाहरण देखेंगे, किसके? परासरण के। तो देखिए अर्धपारगम झिल्ली क्या है, सुनिए, ये लो एसपीएम, एसपीएम, एसपीएम। और इसको अपन बोलते हैं क्या? सेमी, या हिंदी में कह दूं इसको, इंग्लिश तो मैंने उधर लिखी थी आपको, आपको हिंदी भी बता देता हूं एक बार में, देखो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अर्ध पारगम झिल्ली। कौन सी झिल्ली बच्चों? अर्ध पारगम झिल्ली। ये लो अर्ध पारगम झिल्ली होती क्या है, सुनिए आप, होती क्या है सुनिए। हाँ जी, देखिए अर्ध पारगम झिल्ली होती क्या है।
देखिए अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, सुनिए आप। देखिए वह झिल्ली वह झिल्ली जिसमें से जिसमें से विलायक के अणु तो विलायक के अणु तो पार हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, विलायक के अणु तो पार हो जाते हैं, किंतु विलेय के अणु नहीं, किंतु विलेय के अणु किंतु विलेय के अणु नहीं। विलेय के अणु नहीं क्या कहलाती है, एसपीएम कहलाती है। क्या कहलाती है, एसपीएम कहलाती है। ये लो, और इसके एग्जाम्पल क्या है सुनिए आप। हाँ जी, देखिए एसपीएम कहलाती है, और इसका उदाहरण देखिए आप। इसका उदाहरण क्या है सुनिए आप। हाँ जी, इसका उदाहरण देखिए आप। एक तो है कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और दूसरी है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। किसकी, कॉपर फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। दूसरी झिल्ली ये है आपकी, कौन सी, कॉपर फेरोसाइनाइड की। और चाहे तो इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इसका ये है Cu2 और आगे FeCN6, CN6। इसको बोलते हैं हम क्या, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो इसकी झिल्ली ये भी किसका काम करती है, आपकी अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। किसका काम करती है, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है बच्चों। किसका, अर्धपारगम झिल्ली का। हाँ जी, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। किसका, अर्धपारगम झिल्ली का। हाँ जी, परासरण। अब देखिए इस परासरण के उदाहरण देखते हैं। परासरण के क्या देखते हैं, उदाहरण। देखिए तो मैं हेडिंग डालता हूं, परासरण के उदाहरण। देखिए परासरण के उदाहरण क्या है सुनिए आप। अपनी हेडिंग है परासरण के उदाहरण। परासरण के उदाहरण। देखिए परासरण के उदाहरण क्या है सुनिए आप। परासरण के उदाहरण। हाँ जी, परासरण के उदाहरण देखिए आप। परासरण के उदाहरण क्या है सुनिए आप।
देखिए जो मटर होते हैं, चने होते हैं, आपके अंगूर वगैरह हैं, उनको पानी में डाल देते हैं तो फूल जाते हैं वो, तो क्या कहेंगे? मटर कौमा चने तथा अंगूरों को जल में डालने पर, किसमें? जल में डालने पर इनका फूल जाना, इनका फूल जाना। तो ये किसका उदाहरण हो गया? आपके परासरण का, इनका फूल जाना। दूसरा देखिए अब, जैसे अंगूरों को तो शर्करा के मतलब जैसे गाढ़े गाढ़े घोल में डाल दें, पानी में डालेंगे तो फूल जाएंगे, और गाढ़े घोल में डालेंगे तो ये संकुचित हो जाएंगे। तो ये भी किसका उदाहरण है आपकी? ये भी किसका उदाहरण है आपके? अरे ये भी आपके परासरण का उदाहरण है। तो क्या कहेंगे? अंगूरों को शर्करा की गाढ़े घोल में डालने पर, गाढ़े घोल में डालने पर इनका संकुचित होना, इनका क्या होना? इनका संकुचित होना, सिकुड़ जाना, इनका संकुचित होना, इनका संकुचित होना। इनका संकुचित होना, ये किसका उदाहरण है आपके? ये किसका उदाहरण है आपके? परासरण का। तीसरा देखिए आप, देखो एक सवाल ऐसे पूछा था आपके, है ना, चाहे तो इसको क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं अपन। किसके रूप में? क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं। देखो क्या है वो क्वेश्चन, सुनिए अब। क्वेश्चन ऐसे था, देखो कैसे, सुनिए अब, कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, सुनिए कैसा। ऐसा पूछा है पहले, ऐसा पूछा है एक नंबर में, एक कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में, किसमें? सांद्र लवणीय विलयन में, सांद्र लवणीय विलयन में डालने पर, सांद्र लवणीय विलयन में डालने पर क्या होगा? क्या होगा? सांद्र लवणीय विलयन में डालने पर क्या होगा? अब देखो ये सवाल पूछा पहले, अब ऐसा बुक्स वगैरह में डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब हमको क्या देखना है? देखो सांद्र लवणीय विलयन का मतलब, अरे बाहर सांद्रता ज्यादा है और आम के अंदर जो द्रव है ना उसकी सांद्रता कैसी? कम। अब कच्चे आम का मतलब, अरे कैरी, तो आप अचार वगैरह बनाते हैं तो देखो उसमें क्या लगाते हैं? नमक वगैरह लगा के रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक खराब नहीं हो, ताकि परासरण की वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो भी है ना, अरे लिक्विड है वो बाहर आ जाए, ताकि वो खराब नहीं हो। तो क्या कहेंगे अपन कि कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा? परासरण कम से ज्यादा की तरफ, यानी अंदर से, कच्चे आम के अंदर से बाहर की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब कच्चा आम क्या होगा? संकुचित हो जाएगा। अब देखो अंदर से बाहर आया तो इसका मतलब बाह्य परासरण हो गया। परासरण भी, अरे एक अंत्य परासरण होता है, एक बाह्य, तो ये कौन सा हुआ है? बाह्य। तो क्या लिखेंगे अपन आंसर कि कच्चा आम, क्या लिखेंगे बच्चों? कि कच्चा आम है वो, कच्चा आम कच्चा आम बाह्य परासरण के कारण, बाह्य परासरण के कारण,
बाह्य परासरण के कारण संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। संकुचित हो जाएगा। ये लो, तो कच्चा आम बाह्य परासरण के कारण क्या हो जाएगा? संकुचित। इस तरीके का आपसे सवाल पूछा है। एक देखो, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिए आप। ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं अपन। कैसा? एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्या होगा, क्या होगा जब आरबीसी को, अरे आरबीसी आपने पढ़ा होगा ना कि रुधिर के अंदर कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं, ग्रेन्यूल्स। एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो क्या क्या होगा जब आरबीसी को 0.9% W/V NaCl से कम सांद्र विलयन में डाला जाए। कम सांद्र विलयन में डाला जाए। कम सांद्र विलयन में डाला जाए। ये डाला जाए, क्या होगा सुनिए आप। हाँ जी, क्या होगा जब आरबीसी को 0.9% W/V NaCl से कम सांद्र विलयन में डाला जाए। तो आरबीसी के अंदर जो द्रव होता है ना, अरे उसकी कंसंट्रेशन होती है आपके 0.9% W/V NaCl के बराबर। ठीक है, अब हमने क्या किया इसको, अरे इससे भी कम सांद्रता वाले में, जैसे मान लो 0.8, 0.6, 0.5 कुछ भी ले लो आप, उसमें डाल दिया 0.5% W/V NaCl से अरे कम सांद्रता वाले विलयन में डाल दिया। तो देखो बाहर सांद्रता कम और आरबीसी के अंदर जो द्रव है उसकी सांद्रता ज्यादा, परासरण क्या होगा, अरे कम से ज्यादा की तरफ। तो बताओ बाहर से कोई चीज अंदर जाएगी तो वो क्या होगा, आरबीसी फूलेगी सिकुड़ेगी? अरे फूल जाएगी। तो कौन सा परासरण हुआ, बाहर से अंदर, अंतः परासरण। तो क्या कहेंगे, अंतः परासरण के कारण आरबीसी फूल जाएगी। और अगर परासरण ज्यादा भी हो गया तो फिर फट भी सकती है आरबीसी। ठीक है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे अपन, आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे अंतः परासरण के कारण आरबीसी फूल जाएगी। ये लो, ये आपका रीजन हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे आंसर, अंतः परासरण के कारण, अंतः परासरण के कारण आरबीसी फूल जाएगी। अंतः परासरण के कारण आरबीसी फूल जाएगी। अंतः परासरण के कारण आरबीसी फूल जाएगी और परासरण ज्यादा हो गया तो फट भी सकती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये परासरण के आपके उदाहरण हो गए। और भी क्वेश्चन लिखेंगे अपन कल, और भी क्वेश्चन लिखेंगे अपन, या चलो एक और लिख दूं, चलो जाते जाते एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। चलिए देखो आप भी ऐसे करोगे सर, है ना। अब तो चलो रहने दो रहने दो, और फिर आप क्वेश्चन लिखवा लें। देखिए सुनिए, वही इसके उल्टा कर दूं मैं। क्या होगा, क्या होगा जब आरबीसी को, जब आरबीसी को 0.9% W/V NaCl से अधिक सांद्र विलयन में डाला जाए। अधिक सांद्र विलयन में डाला जाए। अधिक सांद्र विलयन में डाला जाए, डाला जाए। देखिए क्या होगा सुनिए, डाला जाए। आंसर देखिए आप, इसका आंसर क्या है सुनिए। अब की बार उल्टा कर दिया मैंने, अब की बार क्या कर दिया, बाहर सांद्रता ज्यादा अंदर कम, आरबीसी के अंदर द्रव है उसकी,
तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर से बाहर, तो वही क्या होगा, आरबीसी संकुचित हो जाएगी। किसकी वजह से, बाह्य परासरण की वजह से। तो आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर ये लो कि बाह्य परासरण के कारण, बाह्य परासरण के कारण, वही इसके जैसा ही हो गया, कौन सा, इसकी आम जैसा, कच्चा आम था ना उसके जैसा। तो बाह्य परासरण के कारण आरबीसी संकुचित हो जाती है। कैसी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, हो जाती है। बाह्य परासरण के कारण आरबीसी क्या हो जाती है, अरे संकुचित हो जाती है। ये लो, बाह्य परासरण के कारण आरबीसी कैसी हो जाएगी, संकुचित। और मान लो 0.9% W/B ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जाए जो अंदर द्रव उसकी सांद्रता के समान ही बाहर सांद्रता है, तो फिर क्या होगा, दोनों तरफ सांद्रता बराबर, अरे तो कोई परासरण नहीं होगा। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि बताओ आरबीसी को 0.9% W/B NaCl अरे वाले विलयन में डाल दिया जाए तो क्या होगा, कोई परासरण नहीं होगा, ना तो आरबीसी फूलेगी ना संकुचित होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। कल और लिख लेंगे अपन 2-4 क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चन फॉर्मेट में बता दूंगा मैं आपको। तो ये हो गया आपके परासरण के उदाहरण। ये किसके उदाहरण है बच्चों, आपके परासरण के। किसके हैं, परासरण के। हाँ जी, ये लो, ये आपके परासरण के कंप्लीट उदाहरण हो गए आपके। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखो अपने लगातार सब्सक्राइबर वॉच टाइम वगैरह सब कुछ बढ़ता जा रहा है अपना लगातार। ठीक है ना, अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। और फिर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, ताकि अपन लाइव इंटरेक्ट हो सके। अब तो लाइव का टाइम आ गया अपना, क्यों, अब तो 700 सब्सक्राइबर का समथिंग होने वाले हैं अपने। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा।